वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल एसेसमेंट में आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, या सिंपली आप इसको लगा के चलिए कि ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स लॉ में अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 44 ए बी एंड अदर कुछ सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वो उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्लाइंट को अपना ऑडिट करवाना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट का। बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लाइंट को ऑडिट करवाना पड़ता है। तो ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, सीए करता है, प्रैक्टिसिंग सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, प्रैक्टिसिंग सीए जो है, वो कब फर्म का, बिजनेस का, यूनिट का जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उनका ऑडिट करता है। और ऑडिट करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट मीन्स एक समरी बनाता है कि भाई ऑडिट में उसने क्या क्या चेक किया, क्या क्या उसने चेक किया, और क्या क्या उसकी फाइंडिंग्स है, क्या क्या रिजल्ट्स निकले, क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो इनकम टैक्स वाले ये जानना चाहते हैं कि कहीं क्लाइंट ने कोई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई घपला तो नहीं किया होगा। तो इस वजह से इसको बाहर से ऑडिट मतलब चेक करवाते हैं किसी इंडिपेंडेंट फर्म से, जो कौन होते हैं? सीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो वो लोग चेक करके अपनी रिपोर्ट बना देते हैं, और रिपोर्ट बना के इनकम टैक्स वालों को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। जब वो अपलोड हो जाती है तो उनका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। तो ऑडिट एक वास्ट फील्ड है, बहुत। ऑडिट एक वास्ट फील्ड है कि बहुत कुछ करना होता है ऑडिट में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स भी बनाए हुए हैं कि ऑडिट करते समय किन किन चीजों को अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए। तो इनकम टैक्स वालों ने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया। जो हम ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि उसको एक रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अभी मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा कि ऑडिट किन लोगों को करवाना पड़ता है, वो एक अलग मैटर है, वो आप थ्योरेटिकल चीज है, वो आप ऑनलाइन भी जाके कभी भी पढ़ सकते हैं कि हु आर द असेसीज हु नीड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सिंपल ये सर्च कीजिए, आपके सामने पूरी थ्योरी निकल के आ जाएगी। तो आराम से पढ़िए। हाँ ठीक है, मैं इसको अलग वीडियोस में समझा भी दूंगा कि ऑडिट कब करवाना होता है। तो इनकम टैक्स वालों ने एक फॉर्मेट बना दिया। उस फॉर्मेट में उन्होंने की पॉइंटर्स डाल दिए। उन्होंने कहा कि आपको जो चेक करना है कीजिए, बट मुझे इन पॉइंट्स की रिपोर्ट बना के जरूर दे दीजिएगा। कि मैं, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कह रहा है कि आपको जो चेक करना है वो तो आप कीजिए कीजिए अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी नॉलेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको ठीक लगता है। बट ये कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे को इन पॉइंट्स की रिपोर्ट जरूरी चाहिए, ये पॉइंट आपको चेक करने ही करने हैं, इनमें से मत कुछ छोड़ना। इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट मत छोड़ना। ये पॉइंट्स की आप जो रिपोर्ट बना के देंगे उसी को ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। इसके अलावा कुछ चेक करना है तो आपकी मर्जी है, या जो आपका क्लाइंट के साथ इंटरनल मैनेजमेंट बैठता है उसी तरीके से, पर मेरे को इन पॉइंट्स की रिपोर्ट जरूर चाहिए। तो उनको जो बोलते हैं वो 3CD फॉर्मेट बोलते हैं। 3CD, इस फॉर्म का क्या नाम है? 3CD, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिटर्स को गाइडेंस के लिए दे दिए हैं कि भाई इन इन पॉइंट्स की चेकिंग कर लीजिएगा और इन इन पॉइंट्स के ऊपर मेरे को रिपोर्ट बना के दीजिएगा। तो वो 3CD रिपोर्ट बनती है। और 3CD रिपोर्ट के ऊपर एक 1 पेजर 3CA या 3CB फॉर्म लगता है। ये सिर्फ 1 पेज का ही होता है। इसमें जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट की, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट की। 3CA कुछ स्पेसिफाइड क्लाइंट्स के लिए यूज होता है। 3CB जो फॉर्म है वो हर एक क्लाइंट के लिए यूज होता है जो अपना ऑडिट करवाता है। अब अगर आप जब भी अपने बैंकिंग में फाइनेंसिंग करेंगे, तो जो आप एमएसएमई यूनिट्स को फंड करेंगे, तो आपके पास 95% प्लस केसेस में 3CB फॉर्म ही आएगा। तो 3CA पे मैं बात नहीं करूंगा, मोटा मोटा सेम चीज है। 3CB एंड 3CD के ऊपर बात करेंगे। तो अब सवाल ये आ जाता है कि चलो ठीक है, ऑडिट होना है, ऑडिट होगा, सीए ऑडिट करेगा। तो और जो सीए ऑडिट करेगा वो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेगा, उन पॉइंट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। उन रिपोर्ट को तैयार करके इनकम टैक्स वालों को अपडेट करेगा, अपलोड करेगा उनकी साइट पे जाके। तो वो ऑडिट कंप्लीट होगा। अब हम क्या, हम कौन है? हम ना तो ऑडिटर हैं, ना हम इनकम टैक्स वाले हैं। हम कौन है? हम तो हैं बैंकर। हम कौन है? हम तो हैं बैंकर। हमने करना क्या है? हमने क्लाइंट को देना है लोन। मतलब क्लाइंट के बिजनेस में हमने करना है इन्वेस्ट। बिजनेस में हमने करना है इन्वेस्ट, या इन अदर वर्ड्स
हम उसके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, हम उसके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। तो अगर हम उसके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा क्लाइंट कंप्लायंट है या नहीं है। कंप्लायंट है, कंप्लायंट का मतलब अपनी लॉफुली चीजों को उसने पूरा किया हुआ है या नहीं, या उसके कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है। ठीक है, तो हमको भी ये जानना है एज अ बैंकर। तो जब भी हम क्लाइंट से उसके फाइनेंशियल्स मांगते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के ऊपर एक ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना दिया था, तो उससे उसकी ऑडिट रिपोर्ट, अगर उसके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो उससे उसकी ऑडिट रिपोर्ट हम जरूर मांगेंगे। क्लाइंट से उसकी जो सीए ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या बनाया है उसने, 3 CB फॉर्म बनाया है और 3 CD फॉर्म बनाया है। 3 CB फॉर्म बनाया है और 3 CD फॉर्म बनाया है। ये 3 CB और 3 CD जितने साल के हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स लिए हैं, अगर हमने 3 साल के लिए हैं तो 3 साल के बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस 3 साल की ये 3 CB एंड 3 CD रिपोर्ट हम क्लाइंट से जरूर डॉक्यूमेंट करेंगे। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि भाई हमने इसको डॉक्यूमेंट तो कर लिया, हमने इसको अपने पास डॉक्यूमेंट तो कर लिया, तो अब हम इसमें एज अ बैंकर अब हम इसमें चेक क्या करने वाले हैं, व्हाट टू चेक, व्हाट डू वी चेक। ठीक है, तो बस इसी के ऊपर अपना लेक्चर बेस्ड है कि इन 3 CB और 3 CD से हम अपने लोन की असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो अपने काम आ सकती है। ठीक है, इसी को आज हमने देखना है और कुछ कुछ जो की इंफॉर्मेशन हैं उनको हमने पढ़ना है। करेक्ट, तो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले 3 CB फॉर्म दिखा देता हूँ, एक सैंपल 3 CB दिखा देता हूँ। देखिए ये 3 CB फॉर्म होता है, ये सिर्फ सिंगल पेज का ही होता है। इसमें जस्ट एक बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट के बारे में जो एक सीए ने बना के दी होती है। क्या है, देखो कि आई मतलब ये सीए बात कर रहा है किनसे, इनकम टैक्स वालों से बात कर रहा है सीए, क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने उसको बोला है कि आप ऑडिट कीजिए और हमें बताइए कि क्लाइंट का क्या है क्या नहीं। तो ये सीए इनकम टैक्स वालों को बता रहा है कि आई मतलब अगर वो सिंगल सीए है, वी अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है मतलब पार्टनर्स हैं, आई वी हैव एग्जामिन्ड द बैलेंस शीट एज ऑन, कौन सी डेट की बैलेंस शीट एग्जामिन की है, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बिगिनिंग फ्रॉम दिस टू दिस डेट, इस पीरियड का हमने असेस किया है ऑफ, कौन किस बंदे का असेस किया है, नेम। देखिए 3 CB फॉर्म आ गया तो आपको अपने क्लाइंट का नेम यहाँ से क्रॉस चेक हो गया, साथ में उसका फिर आ गया एड्रेस अकॉर्डिंगली, और उसका क्या आ गया साथ में, परमानेंट अकाउंट नंबर, कि ये क्लाइंट का परमानेंट अकाउंट नंबर है। एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। साथ में उसका परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया। सो आई सर्टिफाइड दैट द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस दिस एंड ब्रांच दिस, कि मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने प्रेजेंट किए हैं वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से एक्यूरेट हैं, और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट किस हेड ऑफिस में किस ब्रांचेस में मेंटेन होती हैं इसका एड्रेस भी डाल दिया। तो देखिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप इस चीज को समझे, इस चीज की क्रिटिकलिटी को समझे कि आप एक क्लाइंट को फंड करने जा रहे हैं। जब आप एक क्लाइंट को फंड करने जा रहे हैं आपको उसके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता कि कहाँ उसका हेड ऑफिस है, कहाँ उसकी ब्रांचेस है। क्लाइंट वर्बली कुछ और बता सकता है, एक्चुअल एक्चुअल चीज कुछ और हो सकती है। तो जब आप ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पता लगने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफिस है, यहाँ पे उसकी ब्रांच भी है क्लाइंट की। उसके बाद उसके बाद वो अपनी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैंने ऑल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो मेरे को बेस्ट हो सकती थी मैंने क्लाइंट से ली है। मेरे ओपिनियन में क्लाइंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग उसने जो इंफॉर्मेशन जो दी है वो ट्रू एंड फेयर है। कितनी देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई वो इंफॉर्मेशन सच्ची है और फेयर है। तो और जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च को उसके अफेयर्स को ट्रूली और फेयरली बता रही है। ठीक है, मतलब कोई पोजीशन कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई घपला नहीं किया हुआ, कोई बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसने घपला नहीं किया हुआ। ठीक है, देखिए एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिनेरियोस तो कुछ भी निकल आते हैं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी गलत निकल आते हैं, क्लाइंट से कुछ इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन लेके और गलत तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो उनके ऊपर लीगली लॉफुली इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी एक्शन लिया जाता है। बट एक ओवरऑल अपने को आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये क्लाइंट यहाँ पे अगर सीए को कोई गड़बड़ दिखे तो वो यहाँ पे हाईलाइट कर देता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे गड़बड़ है, ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट का नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 44 AB में ऑडिट होता है, वो तो अपने को पता ही है। बाकी मैंने जो 3CD रिपोर्ट एक बनाई है उसके अंदर सारी डिटेल्स दी हैं, और जो मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर है, और कोई ऑब्जर्वेशन है उसकी या क्वालिफिकेशंस होता है कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, दो तरह की रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट। एक तो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, एक तो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड, एक अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड, दूसरी तरह की रिपोर्ट है। दिखने में तो ये लगता है कि ये कोई नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज है, दिखने में ऐसा लगता है, बट एक्चुअली ऑडिटर्स की लैंग्वेज में क्वालिफाइड जो चीज होती है वो होती है नेगेटिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन, या नेगेटिव, या कुछ उसको गलत लगा, या उसको जो कुछ समझ में नहीं आया, या जो कुछ वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। ये अनक्वालिफाइड वाली होती है कि पॉजिटिव, कि भाई उसको सब कुछ ओके नजर आया। ठीक है, तो दो शब्दों में फर्क है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशंस मींस कोई नेगेटिव रिमार्क्स हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा अकॉर्डिंगली पॉइंट वाइज, तो आपको इनको पढ़ना है एक बार। तो वो यहाँ पे अपने स्टैंप और साइन कर देगा ऑडिटर। ठीक है, तो बस ये आपका 3CB फॉर्मेट का सिंगल पेज आ जाएगा। इससे हमें जस्ट एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है, एक ऑडिटर का ओपिनियन मिल जाता है कि जो बैलेंस शीट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही है कि नहीं बता रही, और ऑडिटर की कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है, यानी कि उसके कोई नेगेटिव रिमार्क्स हैं तो वो 3CA एंड 3CB फॉर्मेट से अपने को पता चल जाते हैं। तो करेक्ट, आप इस चीज को समझ गए हैं कि 3CB फॉर्मेट का कहाँ यूज है अपने लिए। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 3CD के ऊपर। देखिए, ये 3CD फॉर्मेट है, और ये जब फॉर्मेट अभी 16 पेज का दिख रहा है, जब ये CA इसको भर देता है तो ये बहुत ही लेंथी फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि क्या ये सारा फॉर्मेट अपने को देखना होता है। देखिए, सारा फॉर्मेट अपने काम का नहीं होता, सारा फॉर्मेट अपने काम का नहीं होता, इसमें से सिर्फ रेलिवेंट चीजें ही अपने को उठानी होती हैं, और उन रेलिवेंट चीजों के ऊपर ही काम करना होता है। बाकी सारी चीजें तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है सीएस को, तो वो जरूरी नहीं है कि एज अ बैंकर वो अपने काम की इंफॉर्मेशन हो। तो जब मैं किसी की 3CD रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मैं कैसे देखता हूँ, नेम ऑफ द अजेसी। तो भाई कई बार ऐसे फ्रॉड के केसेस भी हो जाते हैं, आपने AB एंटरप्राइजेस को फंड किया और आपको उन्होंने ये 3CB 3CD फॉर्म दे दिया, वहां पे लिखा था AB AB एंटरप्राइजेस की जगह कुछ AB से नाम शुरू के कुछ और लिख दिया, और आपने इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पे नाम ठीक से पढ़ा नहीं और उसने किसी और ही कंपनी की आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दी। नाम ध्यान से पढ़िए, एड्रेस देखिए कि फर्म का क्या एड्रेस डाला हुआ है। आपके पास फर्म के KYCs आए होते हैं, आपके पास GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया होता है, या कोई और एंटिटी का प्रूफ आया होता है, तो उसके साथ एड्रेस को टैली कीजिए कि भाई ऑडिटर रिपोर्ट में जो उसका CA है वो तो बता रहा है कि फर्म इस एड्रेस पे काम कर रही है, बट मेरे पास जो KYC आए हैं वो इस एड्रेस के आए हैं, तो ये फर्क क्यों है दोनों एड्रेसेस में। अगर तो सेम है देन तो ठीक है, अगर फर्क है तो वो फर्क क्यों है। क्लाइंट से जाके पूछिए, समझिए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और बिजनेस का एड्रेस डाल दिया हो, वहां पे कोई और ही फर्म चल रही हो जो GST में आपको दिया हो, या किसी तरह की कोई इनकरेक्शन हो, या कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर लिया हो, तो इस तरह से। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, जो आपके पास KYC आए होंगे उसके साथ अपना पैन नंबर जरूर टैली कर लीजिएगा 3CD के साथ। देखिए, इस तरह के सर्कमस्टांसेस मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं कि क्लाइंट का पैन नंबर कुछ और होता है और 3CD में पैन नंबर कुछ और ही डाला होता है, चाहे नाम यहाँ पे सेम ही रखा हो, AB एंटरप्राइजेस। ठीक है, पैन नंबर कुछ और ही डाला हुआ है, सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क है उस पैन नंबर में। तो भाई उस सर्कमस्टांसेस में आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपको ऑडिट रिपोर्ट ही उसने किसी और एंटिटी की और बंदे की पकड़ा दी है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर को अपने KYC से जरूर टैली कीजिएगा, या अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जरूर टैली कीजिएगा। देखिए, पैन नंबर 3 जगह पे लिखा होता है, एक तो आपके KYC पे लिखा होगा जो पैन कार्ड होगा, एक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पे लिखा होगा जो ITR उसको आपको देगा, और एक आपकी 3CD के ऊपर लिखा होगा। तो तीनों जगह पे आपका पैन नंबर टैली करना चाहिए। आपको एज अ अंडरराइटर इस चीज के बारे में, जो एनालिस्ट लेवल पे, आपको इस चीज के बारे में इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, कि पैन नंबर तीनों जगह पे टैली कर रहे हैं। देन उसके बाद वेदर एजेसी इज लेबल टू पे एनी इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, पहले एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वगैरह होते थे, अब तो GST है। तो उस क्या क्या वो ऑडिटर ये बता रहा है इनकम टैक्स वालों को कि क्लाइंट के इनकम टैक्स तो देखो लगना ही है, डायरेक्ट टैक्स तो लगना ही है। वो ऑडिटर बता रहा है इनकम टैक्स वालों को कि क्लाइंट के ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है क्या। अगर लगता है तो उसका उस इनडायरेक्ट टैक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इस इनडायरेक्ट टैक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो फॉर एग्जांपल आज तो सबके पास GST है, तो वो क्लाइंट का यहाँ पे क्या मेंशन कर देता है, GST नंबर क्लाइंट का मेंशन कर देता है। वो GST नंबर, आपका जो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आया होगा उसके साथ आपका ये GST नंबर टैली करना चाहिए, ताकि कोई चीजों की गड़बड़ी ना रहे, कोई ऐसा ना हो कि आपको ऑडिट रिपोर्ट किसी और क्लाइंट की पकड़ा दी हो। और
सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको ये जीएसटी नंबर मिल जाए, जब आपको ये जीएसटी नंबर मिल जाए और आपके जीएसटी सर्टिफिकेट के साथ ये टैली कर जाए, उसको बाद इसके बाद आपको इसको ऑनलाइन जाके वेरीफाई करना है। आपको जाना है गूगल पे, आपको जाना है गूगल पे, वहां पे आपको टाइप करना है जीएसटी, वहां पे आपको टाइप करना है जीएसटी। तो जीएसटी की साइट आपको खोल लेनी है। जीएसटी की साइट जब आप खोलेंगे तो आप नीचे आएंगे, तो जीएसटी सिस्टम स्टैटिस्टिक्स में चले जाइए, वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे चले जाइए, एक अलग लिंक ओपन होगा और यहाँ पे जाके आप चेक कीजिए सर्च टैक्स पेयर पे, सर्च बाय जीएसटीएन। यहाँ पे जो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो जीएसटी नंबर मिला है उसको यहाँ पे डालिए। अब मेरे पास तो है नहीं तो मैं डाल नहीं पाऊंगा। आप डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्च का बटन दबाएंगे तो वो कैप्चा कोड डालने को बोलेगा। तो कैप्चा कोड डालेंगे तो आपके पास एक शीट खुल आएगी। शीट में उस क्लाइंट का नाम लिखा होगा, उसका जीएसटी नंबर लिखा होगा, जुरिस्डिक्शन लिखा होगा कि कौन सी स्टेट का जीएसटी नंबर है, और साथ में लिखा होगा कि ये जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि हो सकता है कि ये जीएसटी नंबर उसने डीएक्टिवेट करा दिया हो, या जीएसटी वालों ने कोई किसी मामले के अंदर उसको जीएसटी नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया हो उसका पीछे से। तो भाई अगर जीएसटी नंबर ही डीएक्टिवेट हो गया तो वो सेल्स क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो चेक हो जाएगा कि जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं है। फिर नीचे एक आपके पास बटन बना होगा फाइलिंग टेबल का, उस फाइलिंग टेबल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी जीएसटी रिटर्न्स कब कब फाइल हुई हैं तो वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसमें से चेक कर लीजिएगा भी उसका जो जीएसटी ईयर 3B, जीएसटी ईयर 1 या 2, जो भी उसके फॉर्म्स है वो टाइम पे फाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करने में वो देरी तो नहीं लगा रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जीएसटी रिटर्न उसने फाइल की ही नहीं और आपको जो जीएसटी रिटर्न उसने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सबमिट करी है वो जाली बना के जीएसटी रिटर्न आपको दे दी, और एक्चुअली साइट पे यहाँ पे उसने कोई जीएसटी रिटर्न सबमिट करी ही नहीं हुई उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के अंडर। तो देखिए बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे चेक करने के लिए। तो आपने आई थिंक इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, तो मैं अभी वापस चलता हूँ, तो ये चीज आप चेक कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद स्टेटस आ जाता है क्लाइंट का, प्रीवियस ईयर आ जाता है कि कौन से साल का ऑडिट किया है, असेसमेंट ईयर आ जाता है जो प्रीवियस ईयर होता है उससे नेक्स्ट ईयर। उसके बाद कौन सी इंडिकेट द रेलिवेंट क्लॉज ऑफ 44 AB, जिस सेक्शन 44 AB में ऑडिट किया है, किस सेक्शन में ऑडिट किया है वो हम बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है बट ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। उसके बाद इफ फॉर्म एओपी इंडिकेट द नेम ऑफ द पार्टनर्स मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए करेक्ट हो जाती है ना, कि भाई अगर आप किसी पर्सन को फंड करने जा रहे हैं जो पार्टनरशिप कंसर्न है या एओपी है, तो कौन कौन उस बंदे पार्टनर है। वैसे तो आपके पास पार्टनरशिप डीड की कॉपी आती है, बट यहाँ से भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन चेक हो जाती है, हो सकता है पार्टनरशिप डीड वो आपको इनएक्यूरेट दे दे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एक्यूरेट दी है और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम कुछ और है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ है। उसके बाद अगर पूरे साल में कोई पार्टनर्स में चेंज हुआ है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है तो वो यहाँ पे बता देता है सीए। ये भी अपने को एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बिजनेस में जानना जरूरी है कि भाई उसके बिजनेस में जो पार्टनर्स थे, कोई पार्टनर क्रिटिकल वाला पार्टनर निकल तो नहीं गया ड्यूरिंग द ईयर। अब फॉर एग्जाम्पल अब 2022 चल रहा है, अभी आपके पास 1 अप्रैल को कोई बंदा बैलेंस शीट लेके आ गया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आ गया कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को फंडिंग करो आप। ठीक है, तो दो बंदे आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम और श्याम। ठीक है, तो आपने उसके ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया लेटेस्ट वाले, उसमें चेक किया कि सुंदर नाम का एक बंदा निकल गया है पार्टनरशिप फर्म से। तो मार्केट फीडबैक चेक कराया तो पता लगा कि सुंदर ही जो मेन बंदा था जो इनके सारे बिजनेस को संभाल रहा था, राम और श्याम तो ऐश करने वाले बंदे थे, सिगरेट फूकने वाले बंदे थे, कभी काम धंधा करते नहीं थे। ठीक है, तो सुंदर ही था जो संभाल रहा था, इन दोनों ने साजिश करके पता लगा उनको निकाल दिया। तो धंधा क्या चलेगा उसका भाई, जो मेन क्रिटिकल बिजनेस करने वाला बंदा ही निकल गया। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस, कि कोई बिजनेस किस तरह का है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, वो सारा यहाँ पे लिखा होता है, वो भी आपके लिए क्रिटिकल है जानना। क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सीए उसका लिख रहा है यहाँ पे कि ट्रेडिंग बिजनेस है, तो भाई मिसमैच हो गया इन्फॉर्मेशन में। कोई बिजनेस मॉडल में चेंज किया है, ट्रेडिंग था मैन्युफैक्चरिंग किया है, या वाइसा वर्सा किया है, वो भी आपके लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से पता लग जाएगा सीए जो बताएगा उसके अंदर। वैसे ये सब आप क्लाइंट से भी पूछेंगे, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट से भी जज करेंगे, बट यहाँ से भी आपको काफी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। उसके बाद क्लाइंट ने कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया है, ये इतनी कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती अपने लिए, क्योंकि अपने को तो जो मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो तो हम क्लाइंट से ले ही लेते हैं।
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट को, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को कौन सा एग्जामिन किया है, ये भी अपने लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई प्रेजेंटिव इनकम में कोई किया है तो ये भी अपने लिए कोई ऐसा बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देखिए ये रेयर सर्कमस्टांसेस है, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है, आपको सबको पता ही है जो अकाउंटेंसी करते हैं। तो अक्रूवल की जगह कोई कैश सिस्टम किया हो तो ऐसे मेरे हिसाब से 0.0001% चांस होंगे कि यहाँ पे कुछ और ही लिखा हो, नहीं तो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ही होता है। अकाउंटिंग मेथड में कोई चेंज हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक था, स्टॉक को हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक की। अब यहाँ पे अगर उसने लिख दिया कि भाई मैं तो स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो मार्केट वैल्यू पे करता हूँ, तो ये आपके लिए एक कंसर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे अगर स्टॉक की वैल्यूएशन हो रही है तो दैट मीन्स स्टॉक की फिगर्स जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रही है वो ओवर स्टेटेड है। ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, तो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दैट मीन्स स्टॉक की वैल्यू ओवर स्टेटेड है, अगर स्टॉक ओवर स्टेटेड है तो आपके प्रॉफिट्स ओवर स्टेटेड है, बैलेंस शीट की एसेट्स ओवर स्टेटेड है, क्योंकि स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट साइड पे भी आता है। कई बार ये होता है कि 31/3/21 तक तो स्टॉक कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस में वैल्यूएशन हो रहा था, और अभी उसने 2022 में वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर दिया और जो स्टॉक को मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के सर्कमस्टांस भी मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं। तो अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है तो वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा सीए। बट आपके लिए जानना जरूरी है कि कहीं उसने कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं फॉलो की हुई सीए ने जिसकी वजह से आपकी बुक्स के रिजल्ट्स जो एक्चुअल हैं उससे ज्यादा बेटर दिख रहे हों गलत तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है, अदरवाइज इस इन्फॉर्मेशन का इसके अलावा कोई और रेलिवेंस नहीं है अपने लिए। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज मैंने बता दिया कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करता है। ये सब तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ठीक है, बड़े केसेस में, कॉर्पोरेट लेवल के केसेस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना और जानना। एमएसएमई सेगमेंट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि स्टैंडर्ड ही फॉलो होता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि वही चीज, मतलब एग्जांपल यहीं पे आनी थी वो बेसिकली। कैपिटल एसेट को कोई स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट तो नहीं किया, आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, 99% ऑफ केसेस में आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगेन, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग, कि अलग अलग तरह की आइटम्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ये भी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, सीएमए डाटा बनाते हैं, तो आप ऑलरेडी इन सब चीजों को ध्यान में ले लेते हैं कि कौन सी आइटम जनरल ऑपरेशनल नेचर की है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है या एक्सेप्शनल आइटम्स है, वो आप ऑलरेडी ध्यान में दे लेते हैं। उसके बाद ये भी पॉइंट 99.99% केसेस में कभी काम में नहीं आता। मैं सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस करूंगा। देखिए इन इन छोटे छोटे पॉइंट्स तो बहुत रहते हैं, वो आप केस टू केस बेसिस पे चेक कर लीजिए, क्योंकि इन पॉइंट्स का ज्यादातर 99% केसेस में कभी यूज नहीं होता, तो रेलिवेंट पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। देन एक्सपेंसेस, जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से यहाँ पे डेबिट किए हों। देखिए अगेन इस पॉइंट का अपने लिए कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि हमने तो सीएमए डाटा बनाना होता है, अपने को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बारीकी से चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई ये खर्चा जेन्युइन खर्चा है या नॉर्मल खर्चा है, एक्सेप्शनल खर्चा है, लास्ट ईयर में क्या था अब क्या है, वो सब हम चेक करते हैं। हमें इनकी क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है कि ये किस खर्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, तो इस वजह से इसको हम इग्नोर कर देते हैं। देन अगेन ये भी कोई एम्प्लॉयज के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि एम्प्लॉयज से जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिए हैं उनका क्या ट्रीटमेंट किया है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये वाला पॉइंट देखना, इसमें क्या बेसिकली देखना होता है, जो एम्प्लॉयज के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसमें हम ये देखते हैं उसके जो प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज ईएसआई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है। अब जो ये फंड्स क्रिएटेड होते हैं एम्प्लॉयज के, जो स्टैट्यूटरी फंड्स हैं बेसिकली, उनके अंदर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो एम्प्लॉयज से सम रिसीव होती है उनको सरकार के पास ड्यू डेट पे जमा करवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती है कि कितनी अमाउंट मिली, उसकी ड्यू डेट जमा कराने की क्या थी, कितनी अमाउंट जमा कराई। देखिए ये और ये तो टैली करनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या थी और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट क्या थी। ठीक है, और ये दोनों भी आपकी सेम होनी चाहिए। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ड्यू डेट वाले दिन होगी या उससे पहले होगी। अगर वो ड्यू डेट वाले दिन से लेट जमा करा रहा है पैसे तो फिर क्वेश्चनेबल चीज है। फिर आप क्लाइंट से पूछिए कि भाई आप प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं टाइम पे जमा करा रहे क्लाइंट का, आप इंटरेस्ट लाइबिलिटी पेनल्टी क्यों भर रहे हैं, आप टाइम पे जमा नहीं करा, क्यों नहीं करा रहे, कि भाई ये भी तो हो सकता है ना उसके पास कोई कैश करंट चल रहा हो तो जमा करा ही ना रहा हो, एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड के पैसे खुद यूज कर जाता हो बिजनेस में और सरकार को जमा ना कराता हो। अगर ऐसा बंदा जो पीएफ के पैसे ही नहीं सरकार को जमा करवा पा रहा टाइम पे, तो वो आपको आपकी ईएमआई टाइम पे क्या पे करेगा।
तो ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस वो टाइम पे डिपॉजिट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ये हम जरूर देखते हैं। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंडिचर्स वगैरह ये छोड़ दीजिए, इतना हमें यूज में नहीं आता। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी ये हम देख लेते हैं एक बार कि भाई उसने कोई पेनल्टी वगैरह जमा करवाई है, हम ये जानना चाहते हैं कि देखिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्लाइंट कितना कंप्लायंट है भी या नहीं है, राइट। तो हम इस चीज को पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार। एनी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स वगैरह ये इतना ज्यादा कभी यूज में नहीं आता अपने लिए 99% केसेस में। देन अगेन ये भी सैलरी बोनस, ये भी इनकम टैक्स के रिलेटेड सब स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इनका अपने को इतना मोटा मोटा यूज नहीं होता। अगेन ये मोटे खर्चों के लिए है कि जो ड्रॉ डाउन किए हैं। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज यहाँ से देख सकते हैं उसकी कि कोई ऐसी ऑब्लिगेशन तो नहीं चल रही जो बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर हो। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए, ये पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 48(2)B पेमेंट्स मेड टू स्पेसिफाइड पर्संस। अभी इससे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें क्या होता है कि एक तो चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे पेमेंट्स की बात कर रहे हैं कि हमने जो पैसे दिए पैसे लिए वो यहाँ पे नहीं आते। पेमेंट्स जो पैसे दिए सिर्फ वही रिपोर्ट होता है यहाँ पे, जो पैसे की रिसीट है, रिसीट यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा फर्क याद रखना आप। अब स्पेसिफाइड पर्संस कुछ होते हैं जो मतलब बेसिकली क्लाइंट्स के रिश्तेदार वगैरह ही होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, या ग्रुप कंसर्न्स होती हैं क्लोज क्लोज, जिनके ऊपर क्लाइंट का होल्ड होता है। तो उनको क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या पेमेंट की। तो इनकम टैक्स वाले ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप अपने सारे प्रॉफिट्स जानबूझ के दूसरों को डिवर्ट कर देते हो और बिजनेस में कुछ करते ही नहीं हो, तो अपना नेट प्रॉफिट उसकी वजह से कम करते जा रहे हो। ये तो इनकम टैक्स वालों को देखना है। पर एज अ बैंकर मुझे क्या देखना है, मेरे को एज अ बैंकर देखना है कि भाई ये क्लाइंट अपने जो बिजनेस का पैसा कहीं दूसरे बंदे को डाइवर्ट तो नहीं कर रहा, दूसरे बंदे को कोई आगे तो नहीं भेज रहा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार ग्रुप कंसर्न से परचेज होती है ग्रुप कंसर्न से परचेज होती है, तो उसको परचेज की पेमेंट की होती है, तो अपने को एक तो ग्रुप एंटिटी का नाम पता लग जाता है, अच्छा कि क्लाइंट का ये बिजनेस भी है, जो क्लाइंट कई बार आपको वर्बली नहीं बताता। तो यहाँ से ग्रुप एंटिटीज के नाम अपने को पता चलते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ग्रुप एंटिटीज के नाम पता चलते हैं। दूसरा आपको जो अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट देता है, रेंट सैलरी वगैरह, वो आपको पता चलते हैं, जो कि इंटरनल अप्रूवल्स होते हैं, जिनका हम यूज कहाँ पे करते हैं नॉर्मली डीएससीआर में आप इसका बहुत यूज करते हैं, क्योंकि डीएससीआर में आप पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्संस को एड बैक करके उसकी डीएससीआर कैलकुलेट, एडजस्टेड डीएससीआर कैलकुलेट करते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। थर्ड आपको ये चीज पता लगती है कि भाई अगर उस क्लाइंट ने 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया है, बट यहाँ पे अपने ही बीवी बच्चों को उसने 50 लाख की पेमेंट्स दिखाई हुई हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट ने एक्चुअली बिजनेस से 52 लाख रुपीज कमाए थे, यानी कि उसका बिजनेस 52 लाख रुपीज के प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, वो तो उसने इनकम टैक्स बचाने के पर्पज के लिए यहाँ पे 50 लाख रुपए दिखा दिया और सिर्फ 2 लाख का नेट प्रॉफिट दिखा के उसके ऊपर टैक्स जमा कराया। तो आपको एक हौसला अफजाई हो जाती है आपकी कि भाई ठीक है, 50 उसका बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पेमेंट्स उसके स्पेसिफाइड पर्सन को करता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी टैली कर लीजिए एक बार, कि यहाँ पे उसने दिखाया है कि मैं अपने फादर को रेंट देता हूँ 10,000 रुपये महीना, तो 1,20,000 रुपये का रेंट होना चाहिए, तो 1,20,000 का रेंट का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होना चाहिए। यहाँ पे उसने दिखा दिया कि मैं 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देता हूँ, या मैं 5 लाख रुपए की सैलरी देता हूँ अपनी वाइफ को, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी हो गया, डायरेक्टर रेमनरेशन हो गया, कोई परचेजेस होगी ग्रुप कंसर्न से, कोई प्रोफेशनल फीस होगी, उस तरह कोई भी जो पेमेंट्स की हो वो पेमेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपने लिए चेक करने वाला। इससे अपने को डीएससीआर में बार बार कर रहा हूँ, एक तो ग्रुप कंसर्न्स की इन्फॉर्मेशन, उनके साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन है उसकी इन्फॉर्मेशन, और डीएससीआर बनाने के लिए अपने पास डीएससीआर में जो प्रॉफिट एड बैक करने के लिए अपने को कौन कौन से प्रॉफिट एड बैक करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिट्रीव हो जाती है, राइट। उसके बाद ये पॉइंट्स हम इतना ध्यान नहीं देते, इनको छोड़ दीजिए, मतलब पढ़ लीजिएगा, बट इनके ऊपर अपने को इतना कोई करना नहीं पड़ता। प्रायर पीरियड आइटम्स कई बार देख लेते हैं कि ये तो नहीं है कि पिछले सालों के खर्चे यहाँ पे इस साल डाले हों उसने क्लाइंट ने, वो एक बार चेक कर लेते होते हैं। उसके बाद ये भी अपने लिए पॉइंट को इतने रेलिवेंट नहीं होते।
ये भी जो मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब ये पॉइंट आपको 90% केसेस में आपके पास यूज भी नहीं होते। ये पॉइंट आप जरूर देख लीजिएगा। आपने अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए होते हैं अपने AT&W में कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम, जो मैं अपने पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स के साथ ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, कौन कौन बंदे हैं, उनके नाम, परमानेंट एड्रेस, उनसे कितना लोन लिया, कितना पे किया, कितना स्क्वेयर अप किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है और आपको फ्लो पता चल जाता है कि उनके साथ किस तरह से डीलिंग हुई। तो इन इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ लेते हैं, हालांकि इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं आता अपने लिए, बट एक बार इनको पढ़ लेते हैं, एक बार गो थ्रू जरूर कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। करेक्ट। सिमिलरली ये वाली ट्रांजेक्शंस, ये तो मतलब सेम ऊपर वाली होगी, मतलब ऊपर वाली ट्रांजेक्शन पे ही आप फोकस कीजिए। देन नीचे आ जाइए। ये आप चेक कर लीजिए कि एजेसी जो आपका क्लाइंट है वो TDS या TCS उसके ऊपर एप्लीकेबल था या नहीं था, तो उसकी यहाँ पे डिटेल फर्निश की होती है, तो वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कितना टैक्स डिडक्ट करना था, कब डिडक्ट करना था, कितने रेट से करना था, कितना किया, कब फर्निश करना था, ड्यू डेट कब फर्निश किया उसने, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है चेक करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। वैसे तो CS इसको नॉर्मली रिपोर्ट नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट जहाँ पे रिपोर्ट की होती है तो ये एक आपके लिए अच्छा कंपैरिजन आ जाता है। अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी की डिटेल आ जाती है कि कितने किलो माल बेचा या कितने पीसीज बेचे, अगर पीसीज में बेच रहा है तो ये आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2018 में कितने यूनिट्स बेचे थे, 2019 में कितने बेचे थे, 20 में कितने बेचे थे, 21 में कितने बेचे थे। कई बार ये होता है कि फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कम हो गया है, प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, बट उसकी वजह से सेल्स कम दिख रही है, वैल्यू वाइज सेल्स कम दिख रही है, कि जो 100 रुपए की चीज बिकती थी आज 90 रुपए में है बिक रही, कल आज कल 90 थी आज 80 में बिक रही है, तो आपको लगेगा कि सेल्स 100 रुपए से 80 रुपए में आ गई, देखने में ऐसा लगेगा कि सेल्स कम होगी उसकी। बट आप अगर क्वांटिटी वाइज चेक करेंगे, क्वांटिटी बढ़ रही होती है, वो एक्चुअल में सिर्फ फिनिश्ड प्राइस कम हुआ होता है, इस वजह से वैल्यू वाइज सेल्स कम नजर आ रही है, बट क्वांटिटी वाइज सेल्स बड़ी होती है। तो क्वांटिटी वाइज सेल्स बड़ी हो तो देन इट इज अ फाइन थिंग, वो ओके होती है। क्वांटिटी वाइज सेल्स में डिप नहीं होना चाहिए, वैल्यू वाइज तो उसके सेल्स में डिप हो सकता है प्राइसेस फ्लक्चुएशन की वजह से, बट क्वांटिटी वाइज नहीं डिप होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी की डिटेल पता लग जाएगी ट्रेडिंग कंसर्न में। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपको ये पता लग जाएगी यहाँ पे। इसको तो मैं काफी यूज करता हूँ प्रैक्टिकली जहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन दी हो। सिमिलरली यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट हो जाती है। उसके बाद डिविडेंड है, ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए थोड़ी सी, इस इन्फॉर्मेशन को मैं वैसे यूज नहीं करता क्योंकि ये रेशियोज आप अपने हिसाब से CMA में कैलकुलेट करते हैं। मैं सिर्फ इसको यूज करता हूँ, कब यूज करता हूँ, कि आपके पास 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल आते हैं, 2019 के, 20 के और 21 के। ठीक है, 20 की टर्नओवर आपको पता लगी, 19 की पता लगी, 21 की पता लगी। पर मैं पूछूं अगर आपको कि 2018 की सेल्स क्या थी, 2018 के तो आपके पास रिजल्ट्स आए नहीं, 3 साल की दिए, तो यहाँ से आपको जब आप 2019 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट खोलोगे तो आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की टर्नओवर यहाँ पे दिखाई होगी, यहाँ पे दिखाई होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि 2018 में कितनी सेल्स थी। बस इस पर्पज के लिए मैं इसको यूज करता हूँ, इसके अलावा एनी अदर पर्पज नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद CA ने अपने स्टैंप साइन करे होते हैं यहाँ पे। स्टैंप साइन करने के बाद CA ने यहाँ पे अपना UDIN नंबर डाला होता है। क्या डाला होता है? UDIN नंबर, यूडीआई नंबर डाला होता है CA ने। ये यूडीआई नंबर क्या होता है कि कई बार क्या हो रहा था क्या हो रहा था कि जो CS थे, कई लोग, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल फेक CS की स्टैंप बना लेते थे, फेक CS की स्टैंप IDs वगैरह क्रिएट कर लेते थे, या दूसरे CS को कॉपी कर लेते थे, उनके मेंबरशिप नंबर्स वगैरह कॉपी करके फेक स्टैंप साइन क्रिएट करके टैक्स ऑडिट्स करने लग जाते थे, टैक्स ऑडिट्स करने लग जाते थे। तो इस वजह से CA फैटर्निटी को काफी नुकसान हो रहा था और धोखाधड़ी भी काफी हो रही थी मार्केट के अंदर। तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस चीज को खत्म कर दिया। उन्होंने CS को बोला कि आप कोई भी सर्टिफिकेट इशू करोगे, आप कोई भी सर्टिफिकेट जब इशू करोगे तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करोगे, यूडीआई नंबर। ये यूडीआई नंबर कैसे जनरेट होगा? आप हमारे पोर्टल पे जाओगे, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे अपने मेंबरशिप नंबर के साथ लॉगिन करोगे। देखिए वहां पे आप अपने मेंबरशिप नंबर के साथ लॉगिन करोगे, कुछ ब्रीफ डिटेल्स फिल करोगे,
ब्रीफ डिटेल्स किस चीज की फिल करोगे? उस डॉक्यूमेंट की ब्रीफ डिटेल्स फिल करोगे। फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप सर्टिफाई कर रहे हैं तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, नेम ऑफ द एजेंसी, कोई भी 4-5 पॉइंट्स, कोई भी अपनी चॉइस के, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी अपनी चॉइस के 4-5 पॉइंट वहां पे फिल करेंगे और एंटर दबाएंगे तो एक यूनिक कोड जनरेट होगा। वो जनरेट कोड हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। वो कोड यूडीआईएन कहलाता है। वो कोड आप अपने सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करेंगे तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये धोखाधड़ी वाले मामले खत्म हो गए, क्योंकि सिर्फ मेंबर ही जाके यहाँ पे लॉग इन कर सकता है, कोई आम बंदा यहाँ पे जाके लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वही लॉग इन कर सकता है तो सिर्फ वही ये कोड जनरेट कर सकता है, तो फिर वही यहाँ पे वो सर्टिफिकेट पे मेंशन कर सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर धोखाधड़ी करनी हो तो मैं तो कुछ भी कोड डाल दूंगा अपने हिसाब से, मेरी मर्जी है, मैं कोड डाल दूंगा। जी नहीं, आप इस तरह से कोड नहीं डाल सकते। जब भी आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को या किसी भी सीए की ऑडिट रिपोर्ट, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट को एसेस करें, तो जब यहाँ पे एक तो आपको यूडीआई नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर यूडीआई नंबर सीए ने मेंशन नहीं किया तो आप मांगे, क्लाइंट से बोलें कि यूडीआई नंबर लिखवा के दो हमें। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इस चीज को याद रखना। तो यूडीआई नंबर जब वो यहाँ पे लिखा होगा तो आप उसको, कोई भी बंदा मार्केट में जाके उसको वेरीफाई कर सकता है। अब जैसे मैंने जीएसटी वेरीफाई करना सिखाया आपको, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है यूडीआईएन लिखना है। तो यूडीआईएन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे वेरीफाई यूडीआईएन पे क्लिक करना है और बस आप अपना नाम भरिए, अपना मोबाइल नंबर भरिए, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल मोबाइल नंबर भरिए। एज अ बैंकर भी आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी, पर्सनल नंबर भरिए, यूडीआई नंबर मेंशन कीजिए और कैप्चा कोड डालिए और सेंड कीजिए एक ओटीपी। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिए। उसके बाद वो आपके पास उस डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो उस सीए ने उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरी होगी वहां पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे यूडीआई जनरेशन के टाइम कि ये एजेंसी है, ये इसकी टर्नओवर थी, उनको आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से टैली कर लीजिए कि भाई ये उसी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का यूडीआईएन है या नहीं है। बस अगर आपने वेरीफाई कर लिया तो आपको ये साबित हो गया कि ये जेन्युइनली किसी सीए ने साइन की है, किसी फेक बंदे ने साइन नहीं की हुई। तो यूडीआईएन आप इस चीज से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही पॉइंटर्स होते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। इसके अलावा बहुत वास्ट फील्ड है, बट अगर आप चेक करना चाहें मेरे से पूछे तो आप बेसिक जो इनपुट शीट है वो फर्स्ट पेज वाली शीट हो गई, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन वाली हो गई, और इनकम वो पीएफ वाली शीट हो गई कि पीएफ उसने टाइम से, ईएसआई टाइम से जमा करवाए हैं नहीं करवाए हैं, प्लस वो वैल्यूएशन मेथड्स हो गए, प्लस लास्ट में वो एक अनसिक्योर्ड लोन्स वाला हो गया कि कितने लोन्स रीपे किए, कितने आए, कितने स्क्वायर ऑफ किए। देन वो वाली अपनी इन्फॉर्मेशन हो गई जो ट्रेडिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्वांटिटेटिव सेल्स डिटेल्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेनली एक्सट्रैक्ट करने वाली 5-6 चीजें होती हैं। इन चीजों को ही हम मेनली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देखते हैं, अनलेस बाकी सारे जो कॉलम्स होते हैं नॉर्मली वो खाली होते हैं या ज्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो केस टू केस वेरी करता है, जैसे आप करते जाएंगे तो एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाएंगे। बट एज अ बिगिनर, एज अ अंडरस्टैंडेबल चीज जो आपके लिए वो ये 5-7 चीजें ही होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट में कैसे दिखती है, कारो रिपोर्ट क्या होती है, कैसे दिखती है, और उनमें हम क्या क्या चीज चेक करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। थैंक यू गाइस।